जय हिंद साथियों। मैं अवनीश पांडे एडू पांडे के यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें थंबनेल में आप लोग देख ही रहे होंगे कि आप अगर 35 प्लस सही कर देते हैं तो आप जो है एक्सीलेंट हैं और निश्चित रूप से आपकी जो है सो जॉब कहीं ना कहीं लगेगी। आप अपने साथ कॉपी कलम रखिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो तुरंत आप जो है सो उसका मन ही मन या फिर कमेंट में आप उसका जो है सो कमेंट कर दीजिएगा, ऑप्शन ABCD नंबर दे करके, और लास्ट में आप काउंट कर लीजिए कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस जो है सो किस तरह का है। इसका PDF भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको जो है सो बाद में याद कर सकते हैं। और सेम टू सेम जिस चीज़ का अभी हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं उसी का शाम में 7 बजे से, सुबह में 7 बजे से और शाम में 7 बजे से, दोनों 7-7 बजे से ही चलेगा। सुबह में 7 बजे से हम लोग जो है सो यूट्यूब पे देखेंगे और शाम में 7 बजे से इसी का टेस्ट जो है आपको होगा टेलीग्राम पे। तो आप वहाँ भी जुड़ जाइएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक भी जो है सो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है सो टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। सबसे पहला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग का जो सिद्धांत है वह किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है स्तनधारी जीव, बी है हिमयुग, सी है ब्रह्मांड और डी है महासागर। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वह ब्रह्मांड के उत्पत्ति, उद्भव मतलब होता है उत्पत्ति, की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तारामंडल जो होते हैं उसकी संख्या हमारे अंतरिक्ष में कितनी है? ऑप्शन ए 87, बी 88, सी 89 और डी है आपका 90। जल्दी से कमेंट आप कर लिया कीजिए ताकि आपको जो है सो चेक करने में सुविधा होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। 88 तारामंडल हैं हमारे ब्रह्मांड में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, सुपरनोवा है, यानी कि सुपरनोवा जो है वह क्या है? ऑप्शन ए है एक गृहिका, बी एक ब्लैक होल, सी एक पुच्छल तारा और डी एक मृतप्राय तारा। तो सुपरनोवा जो है जब तारा मृतप्राय हो जाता है तो उसको सुपरनोवा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे हुए व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन ए है आकाश स्याह काला, यानी कि आकाश जो है काला दिखाई देगा। बी नंबर दूसरा बोल रहा है कि तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे। और तीसरा बोल रहा है अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक होगा। यानी कि इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सा सही है या फिर तीनों सही है, इसको आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो सही है, लेकिन 3 आपका सही नहीं है। यानी कि जो बीचों बीच बैठे होंगे पृथ्वी और सूर्य के अंतरिक्ष यान में, उनको आकाश काला दिखाई देगा ही देगा और तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे, जबकि पृथ्वी से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। 5वां प्रश्न है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा जो है वह किस प्रकार वर्गीकृत की गई है? पहला है ऑप्शन सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, बी है विद्युत गैलेक्सी के रूप में, सी अनियमित गैलेक्सी के रूप में और डी जो है वह गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। जो मिल्की वे है ना, जो आकाशगंगा है, उसी में पृथ्वी निवास करती है। तो पृथ्वी की जो आकाशगंगा है वह बेसिकली कैसी दिखाई देती है? तो वह सर्पिलाकार दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। इस आकृति उसकी कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, इसी को सर्पिलाकार कहा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है 6 नंबर, कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीवी रमन ने, HJ भाभा ने, S चंद्रशेखर ने और हरगोविंद खुराना ने। इन सभी में से किसने किया था? तो S चंद्रशेखर जो हैं इन्होंने कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर।
7वां नंबर, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका क्या? यानी कि ब्लैक होल जो है प्रकाश को भी अपने में से बाहर नहीं जाने देता, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, देख लीजिए चारों में से कौन है। बहुत छोटा आकार, दूसरा बहुत बड़ा आकार, तीसरा बहुत उच्च घनत्व और चौथा बहुत अल्प घनत्व। तो इसका मुख्य कारण जो है वह बहुत उच्च घनत्व का होना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? खगोलीय वस्तु यानी कि आकाशीय पिंड, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पल्सर, बी भंगुर तारा, सी कृष्ण मास्टर और डी क्वासर। इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो कृष्ण मास्टर जो है यह आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड जो है खगोलीय वस्तु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला 9 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाश गंगा जो है, हमारी आकाश गंगा जो जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं, उसकी परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ऑप्शन है ए नंबर 2.5 करोड़ वर्ष, बी नंबर 10 करोड़ वर्ष, सी नंबर 25 करोड़ वर्ष और डी नंबर 50 करोड़ वर्ष। कितना समय लगता है इन चारों में से? तो सूर्य को आकाशगंगा की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आकाशगंगा, बी नक्षत्र, सी एंड्रोमीडा और डी सौरमंडल। इन सभी में से कहलाता क्या है? तो वह कहलाता है आपका नक्षत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, नक्षत्र कहलाता है। 11 नंबर प्रश्न, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। अगर तारों को लंबवत उठते हुए देखता है तो वह किस प्रकार अवस्थित होता है, यह आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आ जाइए ऊपर है। ऑप्शन ए बोल रहा है विषुवत रेखा पर, बी कर्क रेखा पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर और डी उत्तरी ध्रुव पर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर विषुवत रेखा पर। 12 तारों का रंग सूचक है। तारों का जो रंग है वह किसका सूचक होता है? ए सूर्य से दूरी का, बी उसकी ज्योति का, सी उसकी पृथ्वी से दूरी का और डी उसके तापमान का। तो तारों का जो रंग होता है वह उसके तापमान का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आप सुनते होंगे कि भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा चमकीला होता है। तो सबसे ज्यादा चमकीला वह क्यों होता है? क्योंकि उसका तापमान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है 13। यह क्या कह रहा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। दो तारों के बीच की जो दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ए है स्टीलर मील, दो है कॉस्मिक किलोमीटर, सी है गैलेक्टिक इकाई और डी है प्रकाश वर्ष। तो सिंपल सी बात है कि खगोलीय दूरी मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रकाश वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। यानी कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए नंबर चंद्रशेखर सीमा, बी नंबर एडिटिंग सीमा, सी नंबर हायल सीमा और डी नंबर फाउल सीमा। ठीक है। कृष्ण छिद्र उसी को कहा जाता है आंतरिक रूप से मृत। तो कृष्ण छिद्र की खोज चंद्रशेखर ने की थी, एस चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। 15 नंबर प्रश्न है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? यानी कि सबसे दूर जो तारे की छाया भेजी है उस तारे का नाम क्या है? तो उसका नाम है, चारों ऑप्शंस देख लीजिए, वीरगो,
सत्तरवर्जियन, सी नंबर बोला है बीटल ग्यूस और डी नंबर बिग डिपर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? ए नंबर ओजोन छिद्र, गलत है। बी नंबर कृष्णविवर, सही हो सकता है। सी नंबर इंद्रधनुष, डी नंबर धूमकेतु। तो तारों के कारण घटित परिघटना, धूमकेतु तारा ही है, घटना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। सॉरी। 17 नंबर प्रकाश वर्ष इकाई है। अभी हमने पीछे देखा है प्रकाश वर्ष इकाई है। किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। क्या कह रहा है? कथन ए, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। उसका कारण क्या कह रहा है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण सही है? तो सिंपल सी बात है कि सच में हम दूरबीन के द्वारा नहीं देख सकते हैं, यह बात सही है। और इसका कारण जो है यह बता रहे कि इसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना अधिक होता है कि प्रकाश को भी नहीं निकलने देता। कारण भी इसका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है 19 नंबर। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना होगा? तो सिंपल सी बात है, आप सबको पता है कि ध्रुव तारा जो होता है वह एक अस्थाई तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब ऑप्शन पे चलिए। ये कह रहा है कि ध्रुव तारे की दिशा में चले, घर उसका पूर्व दिशा में है, ध्रुव तारा उत्तर में होता है, गलत होगा ये ऑप्शन। बी कह रहा है कि ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे से विपरीत दिशा यानी कि दक्षिण में जाएगा, यह भी आपका गलत है। सी कह रहा है ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, तो यह बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए 2012 में आईएएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? आ जाइए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है टेलीमीटरिंग, बी भारहीनता, सी सिसलूनर और डी बाइट। इसमें से कौन सा अंतरिक्ष से संबंधित शब्द नहीं है? तो आपको वो समझ में आ ही गया होगा, जो बाइट है यह कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, न कि अंतरिक्ष से। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। अब तारामंडल देख लीजिए, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की तरफ संकेत करते हैं? ऑप्शन ए है सप्तऋषि, बी है मृग, सी है वृश्चिक और डी है आपका वृष। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो सप्तऋषि तारे जो हैं वह ध्रुव तारे की तरफ संकेत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला है सौर मंडल, यानी कि सौर मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न है। बड़े ही आसान से प्रश्न है, बस थोड़ा सा ही आप जो है सो इसको कवर करने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से आपका जो है सो कल्याण होगा। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सबको पता है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, फटाक से आप कमेंट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी 8 है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। 23 नंबर प्रश्न, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है किसके और किसके मध्य में पृथ्वी स्थित है? तो पृथ्वी जो है वह मंगल और शुक्र के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। 24 नंबर प्रश्न देखिए, बीपीएससी के
53 से 55वें बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न था ये 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु और निहारिका। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो जो निहारिका है वह सौरमंडल का भाग नहीं है, जबकि ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु तीनों सौरमंडल के भाग है। क्यों? क्योंकि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह भी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है और सूर्य की परिक्रमा करता है, धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करता है। निहारिका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए नंबर देखिए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, पृथ्वी ज्यादा सघन है। यह ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, ये भी सही है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, यह गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न देखिए। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है? यह बात सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, पाणिनि ने या फिर कोपरनिकस ने? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। कोपरनिकस ने यह बात सबसे पहले बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, जबकि केपलर ने बताया था कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है, उनके सिद्धांत को कोपरनिकस ने बाद में गलत साबित किया था और आज के टाइम में कोपरनिकस का ही सिद्धांत माना जाता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर। ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? ए, ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। बी, ये प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। सी, ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। और डी, ये प्रकाशवान भी है और चमकते भी है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ये ऑप्शन सही है बी नंबर, ये प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ठीक है, अगला है 29 नंबर। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आकार में घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यह सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है वरुण है, तो अरुण, चौथा वरुण है और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है आपका पृथ्वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 4 2 3। ऑप्शन देख लीजिए 1 4 2 3, यानी कि सी नंबर जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखिए। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है? मंगल और यूरेनस के बीच कौन कौन स्थित है? मंगल और यूरेनस यानी कि मार्स एंड नेपच्यून के बीच कौन से ग्रह स्थित है? तो वो है आपके बृहस्पति और शनि। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए 31 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। 31 कह रहा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? यूपी पीसीएस मेंस में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह जो है वो कौन सा है? तो वो है आपको बुध। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में व्यवस्थित करना है इन्हें। ठीक है, तो सबसे सूर्य से नजदीक का ग्रह इस ऑप्शन के हिसाब से है पृथ्वी, उसके बाद आ जाएगा आपका बृहस्पति, उसके बाद आ जाएगा आपका यूरेनस और सबसे लास्ट में है आपका प्लूटो। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन आपका 1 2 3 4। देखिए ऑप्शन 1 2 3 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस ये है कि प्लूटो और यूरेनस
प्लूटो जो है यूरेनस की कक्षा को कट करते हुए जाता है, ठीक है, जिसके कारण कुछ समय के लिए प्लूटो जो है सूर्य से नजदीक आ जाता है, जिसके कारण ये जो है आपको चौथे नंबर पे चला जाएगा। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। एक, 2, 3, 4, ये यहाँ पे जो है ऑप्शंस आपको गलत दिए गए हैं, ठीक है। एक सॉरी गलत नहीं दिए गए हैं, शायद हम लोग ही नंबर दे दिए, इसके कारण गलत हो गया। सबसे पहले दूसरा नंबर हो जाएगा, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद आपका 4, उसके बाद आपका 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? कौन सा ग्रह सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सिंपल सी बात है कि सौर मंडल के 8 ग्रहों का नाम हम लोग आसानी से जानते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फ्लोरिडा, ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में 2001 में पूछा गया था। 34 नंबर, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है वो कितने ग्रह हैं? 2 ग्रह पाए जाएंगे, कौन कौन? तो बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? गोल्डीलॉक्स शब्द जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यह जो है 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, दूसरा पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध है, तीसरा बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा ग्रहों की खोज। तो सी नंबर आपका जो है सो सही आंसर हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज जब होती है तो उसके लिए गोल्डीलॉक्स जोन का प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान है। कहाँ पे विद्यमान है हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन? तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में बृहस्पति और शनि में पाए जाते हैं, ठीक है। और मीथेन की भी कुछ मात्राएं जो है इन ग्रहों में के अंदर पाई जाती है। उसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। बृहस्पति, शनि तथा मंगल, इनके अंदर जो है हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से प्रचुरता में पाया जाता है। 37 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ग्रह 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 इनमें से कौन सा है? तो ग्रह जो है यूरेनस है, उपग्रह चंद्रमा है, पुच्छल तारा हैली है जिसका 76 वर्ष जो है टाइम पीरियड है परिक्रमण का, और कृत्रिम उपग्रह जो है सो मेराइन है। अब इसके हिसाब से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। आइए 38 नंबर प्रश्न देखिए। यह कह रहा है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो होता है यह कब होता है? केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, दोनों सही है या दोनों गलत है? यह आपको राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2002 बार पूछा गया है, 99 और 2000 दोनों में। तो यह अमावस्या के रोज होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है, सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार का कितना गुना है? तो सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का कितना गुना है? 124 गुना, 100 गुना, 109 गुना या 115 गुना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, 109 गुना बड़ा है। आपको 2009 के आरआरबी कोटा के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 40 नंबर प्रश्न देखिए। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। 41 है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। प्रभामंडल यानी कि उसकी जो प्रकाश स्तरीय प्रकाश होती है वह किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो होता है आपको पक्षाभ मेघों के
हिम स्फटिकों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। 40 नंबर प्रश्न देखिए, यह कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी। देख लीजिए उससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है। सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी, पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। आपको बीपीएससी में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 43, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह लगभग आपको 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय जो दृश्य है उसे कब देखा जा सकता है? तो उसे तब देखा जाता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए हीरक यहाँ पे हीरा से संबंधित है, ठीक है, जिसको हम लोग डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा उसके लगभग, चूंकि चंद्रमा उससे छोटा है तो लगभग जो है सो बीच वाले पोर्शन को छेक लेता है। तो ये जो पोर्शन है इसी से प्रकाश उत्पन्न हो रहा होता है, जो डायमंड के रिंग की तरह दिखाई देता है, उसी को हीरक वलय कहा गया। देख रहे हैं शब्दों में कितना जो है सो अंतर है। तो शब्दों की परख भी होनी चाहिए हमको, आपको आसानी से क्वेश्चन कवर करने के लिए। अगला है 45 नंबर, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। 45 नंबर देखिए, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। किसकी औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इसी को हम लोग कहेंगे खगोलीय इकाई, एकक को ही। 46, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित होती है। सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित कब होती है? 4 जुलाई को। इसी को अपसौर कहा जाता है या इंग्लिश में अपोजी कहा जाता है, और हमारे कोचिंग का नाम भी अपोजी ही है, ठीक है। सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है, सॉरी पेजी इसको कहा जाता है, अपोजी नहीं। अगला है 47 नंबर, खग्रास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे दिए हैं। पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिच्छेदन की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, वह कौन से दो ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है? तो वो दोनों ग्रह आपके बुध और शुक्र हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक आकृति दिया गया है 49 नंबर, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, किंतु जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में से किस जगह पर जो बुध होगा उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी वह यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है गतिज ऊर्जा उसकी कहाँ पे होगी? जिसके सबसे ज्यादा नजदीक होगा, यानी कि ए नंबर पे बुध ग्रह यहाँ पे दिया गया है, ए नंबर पे इसके सबसे ज्यादा नजदीक है। चूंकि गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तभी यह तेजी से निकल पाएगा, नहीं तो ग्रेविटी इसको खींच लेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष धुति निर्धारित करता है। बी नंबर, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत बड़ा है। 50 नंबर प्रश्न जो है इसका कौन सा आंसर होगा? तो ए तो बी तो दूसरा नंबर बिल्कुल गलत होगा, केवल ए एक नंबर आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 6-7 प्रश्न और इसमें रह गए हैं, उसको कवर करा ही देते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सिंपल सी बात है कि जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वह सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। तो सबसे नजदीक कौन है? बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 52 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है?
अभी हमने पीछे चर्चा भी किया था, भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है किसको, तो शुक्र को। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला है 53 नंबर, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होगा, किसको कहते हैं, जल्दी से कमेंट कर लीजिए। बी नंबर सही हो जाएगा, शुक्र को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, अभी हमने चर्चा किया था कि सबसे ज्यादा चमकीला होता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो कौन, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, शुक्र ग्रह। 55 देखिए, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था। मैगलन अंतरिक्ष यान जो था वो किस ग्रह के रिसर्च के लिए भेजा गया था, तो भेजा गया था शुक्र के रिसर्च के लिए। ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा सही आंसर। आपको आरआरबी त्रिवेंद्रम के टेक्निकल में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था, मैगलन अंतरिक्ष यान। अगला है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, वहीं सांझ का तारा इसको कहेंगे हम लोग, किस ग्रह को, तो शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। लास्ट प्रश्न है, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। बी कारण उसका कह रहा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। बिल्कुल दोनों सही है, कथन और कारण दोनों इसके जो है सो सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही तो उसका तापमान बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए आपके जो है ये सारे के सारे प्रश्न हो गए। आप इसमें देख लीजिए आपका कितना सही हो रहा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि क्या आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वह आपको सक्सेस दिला सकता है या नहीं। अगर नहीं तो एक बार और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसको एक बार दो बार देखिएगा, रिवाइज हो जाएगा। और रात को 7 बजे से निश्चित रूप से जुड़िएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहा हूँ, सेम टू सेम इन्हीं सभी टॉपिक से आपके जो सो प्रश्न रहेंगे, जो आप अभी आप पढ़ रहे हैं उसी से प्रश्न रहेंगे, वहाँ एक बार कर लीजिएगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। निश्चित रूप से यकीन मानिए कि इसके बाद फिर आपको कहीं पलट के पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी। ये 57 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।